इस दिलचस्प चर्चा में स्वागत है। आज हम प्राचीन दक्षिण भारत के कुछ बेहद अहम ऐतिहासिक ग्रंथों में गोता लगाने वाले हैं। हमारा मकसद है 3 महान संगम सभाओं की संरचना और उनकी असीम विरासत को खोजना। इतिहास के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए ये सभाएं सिर्फ आम बैठकें नहीं हैं, ये पूरे प्राचीन समाज के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का दिल हैं। ये समझना वाकई रोमांचक है कि कैसे अतीत के ये बिखरे हुए अंश एक पूरी सभ्यता को हमारे सामने जीवंत कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज के सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन अकादमियों के कंसेप्ट से, फिर जानेंगे पांड्य राजाओं के संरक्षण के बारे में। इसके बाद 3 महान सभाओं का विश्लेषण, व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम का महत्व, प्राचीन समाज का पुनर्निर्माण और अंत में सांस्कृतिक परंपराओं के फैलाव पर बात करेंगे। भाग 1, प्राचीन अकादमियां। चलिए एक बुनियादी समझ बनाते हैं कि आखिर ये संगम क्या था। दक्षिण भारतीय इतिहास और विशेषकर जब हम संगम युग का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला और स्वाभाविक सवाल यही उठता है कि संगम शब्द का असल मतलब क्या था। क्या यह सिर्फ नदियों का मिलन था? जी नहीं, इसका एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक अर्थ है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स खंगालने पर पता चलता है कि संगम का मूल अर्थ एक संघ या सभा था। सरल शब्दों में कहें तो ये एक आयोजित परिषद थी जहां महान तमिल कवि और विद्वान एक साथ इकट्ठा होते थे। ये कोई छोटी मोटी चौपाल नहीं थी, बल्कि यहां बैठकर गहन बौद्धिक विचार विमर्श होता था और बेहतरीन तमिल साहित्य रचा जाता था। एकदम उम्दा विचारों का महामिलन। इस बात को इतिहासकार महेंद्ले बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हैं। उन्होंने इन प्राचीन गोष्ठियों की तुलना आज के आधुनिक अकादमियों या यूनिवर्सिटी सिंपोजियम से की है। जैसे आज दुनिया भर के रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स एक जगह मिलकर अपना शोध साझा करते हैं, ठीक वही काम उस दौर में इन संगम सभाओं में होता था। भाग 2, पांड्य संरक्षण। अब आते हैं उस ताकत पर जिसने इन विशाल अकादमिक कार्यक्रमों को फंड किया। 197। ये संख्या सच में हैरान करने वाली है। कुल 197 पांड्य राजाओं ने पीढ़ियों तक इन साहित्यिक परिषदों को चलाए रखने के लिए अपना खजाना खोल दिया। जरा सोचिए, इतने सारे शासकों का लगातार समर्थन ये साबित करता है कि उस दौर में राज्य की नज़र में साहित्य और कला का क्या रुतबा रहा होगा। इस संरक्षण को अगर बांटकर देखें तो पहले संगम को 89 राजाओं का, दूसरे संगम को 59 राजाओं का और तीसरे संगम को 49 राजाओं का समर्थन मिला। पांड्य राजवंश का यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला सपोर्ट इतिहास में किसी भी साहित्यिक प्रयास के लिए एक दुर्लभ और बेमिसाल उदाहरण है। भाग 3 महान सभाएं। अब जरा इन सभाओं की टाइमलाइन और उनकी लोकेशंस के ऐतिहासिक डेटा पर नजर डालते हैं। कालानुक्रम के हिसाब से पहली सभा मदुरई में अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुई, फिर जगह बदली और दूसरी सभा कपाटपुरम में हुई जहां अगस्त्य ऋषि और तोल्काप्पियर मौजूद थे, और फिर तीसरी सभा उत्तरी मदुरई में नक्कीरर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यहां नेतृत्व और स्थानों में जो बदलाव आए हैं वो स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। साहित्य में इन सभाओं के जो समयकाल बताए गए हैं वो बहुत ही विशाल हैं, लगभग पौराणिक। कहा जाता है कि पहला संगम 4400 वर्षों तक, दूसरा 3700 वर्षों तक और तीसरा 1850 वर्षों तक चला। अब इतिहास के नज़रिए से ये संख्याएं भले ही अतिशयोक्तिपूर्ण लगें, लेकिन ये आंकड़े उस समय के समाज में इन संस्थाओं के प्रति अगाध सांस्कृतिक श्रद्धा को दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी ऐतिहासिक त्रासदी छिपी है। 4400 वर्षों तक चले उस पहले संगम का एक भी ग्रंथ आज मौजूद नहीं है। वो सारा अमूल्य ज्ञान, वो कविताएं और विचार इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए खो गए। ये हिस्टोरियोग्राफी के लिहाज से एक बहुत बड़ा नुकसान है। भाग 4, तोल्काप्पियम एक व्याकरणिक मास्टरपीस। क्योंकि पहली सभा का सब कुछ नष्ट हो गया, इसलिए दूसरी सभा की जो चीजें बची हैं उनकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। महान कवि तोल्काप्पियर द्वारा लिखी गई तोल्काप्पियम दूसरे संगम यानी कपाटपुरम से बची हुई एकमात्र रचना है, और यही वजह है कि प्राचीन तमिल व्याकरण को समझने के लिए यह हमारा सबसे बड़ा और इकलौता आधार है। यह महज एक किताब नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता के भाषाई ढांचे की नींव है। और दिलचस्प बात यह है कि तोल्काप्पियम सिर्फ व्याकरण तक सीमित नहीं है, इसमें समाज को चलाने के कठोर नियम भी दर्ज हैं। जैसे कि इसमें 8 अलग अलग प्रकार के विवाहों का जिक्र है जो कि वैदिक परंपराओं से काफी मिलते जुलते हैं। इससे ये एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज भी बन जाता है। भाग 5,
प्राचीन समाज का पुनर्निर्माण। चलिए देखते हैं कि इन ग्रंथों से प्राचीन दक्षिण भारत यानी तमिलकम क्षेत्र के रोजमर्रा के जीवन की क्या तस्वीर उभर कर आती है। ये संगम ग्रंथ पूरी तरह से निष्पक्ष होकर एक बेहद जीवंत समाज का चित्र उकेरते हैं। इनमें चेर, चोल और पांड्या राजाओं के वीर युद्धों, उनकी रणनीतियों और गहरे प्रेम प्रसंगों का जिक्र है। साथ ही बंदरगाहों वाली समृद्ध अर्थव्यवस्था का भी वर्णन है और एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य ये भी मिलता है कि उस युग के प्रभावशाली ब्राह्मण वर्ग में मांस और मदिरा के सेवन जैसी अनूठी प्रथाएं मौजूद थीं। ये उस दौर के समाज की एक ऐसी जमीनी हकीकत पेश करता है जो कई बनी बनाई धारणाओं को तोड़ती है। भाग 6, प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का प्रसार। ये सभाएं सिर्फ किसी एक इलाके तक सीमित नहीं थीं। पहली 2 सभाओं की अध्यक्षता करने वाले अगस्त्य ऋषि का नाम ऐतिहासिक साहित्य में बहुत सम्मान से दर्ज है। उन्हें दक्षिण भारत के तमिलकम क्षेत्र में उत्तरी आर्य सांस्कृतिक तत्वों को लाने वाले प्राथमिक उत्प्रेरक के रूप में याद किया जाता है। इसका मतलब है कि ये सभाएं अलग अलग संस्कृतियों के मेलजोल और उनके फैलाव का बहुत बड़ा केंद्र थीं। हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करें तो इन 3 सभाओं के पूरे कालक्रम का सबसे पहला जिक्र इरैयानार अगपुरुल की टिप्पणी में मिलता है। वहीं संगम शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल नायनार संत अप्पार ने किया था। यही वो ऐतिहासिक सूत्र हैं जिन पर हमारी आज की समझ टिकी है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही मार्मिक और गहरा ऐतिहासिक रहस्य सामने आता है। तीसरे संगम के बचे हुए ग्रंथ और तोलकाप्पियम हमें अतीत की एक बेहद शानदार दुनिया में झांकने का मौका तो देते हैं, लेकिन हजारों सालों तक चले पहले संगम के ग्रंथों का पूरी तरह से नष्ट हो जाना एक सन्नाटा सा छोड़ जाता है। न जाने कितना प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और साहित्य हमेशा के लिए काल के गाल में समा गया। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।